नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने वाले छात्र तो बाहर निकाल दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी उन नारों का कोई नोटिस नहीं लिया। कुछ छात्रों की नारेबाजी सामान्य घटना नहीं है। खासकर प्रधानमंत्री की सभा का बंदोबस्त काफी चाक चौबंद होता है। नारेबाजी करने वाले छात्रों ने भी जोखिम की परवाह नहीं की। प्रधानमंत्री ने व्यवस्था बहाल होते ही छात्र जीवन के तमाम पहलुओं का चित्रण किया और गैर राजनीतिक भाषण दिया। इस विश्वविद्यालय का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि 10 जनवरी को ही यहां केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थीं, जब विश्वविद्यालय अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा था और वाइस चांसलर ने मंत्री की प्रशस्ति में कविता पाठ कर दिया था। अपने भाषण के अंतिम चरण में रोहित वेमुला का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक से हो गए। जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। प्रधानमंत्री के इस प्रतिक्रिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। कुछ लोगों को नाटकीय लग रहा है और कुछ लोगों को पूरा नहीं लग रहा है। मां भारती ने अपना लाल खोया है, इससे भी ज्यादा कह सकते थे, ताकि इस घटना से नाराज तबके में भरोसा पैदा होता और तमाम विश्वविद्यालयों को संदेश जाता कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त होते ही ठीक उन्हीं पलों में न्यूज चैनलों पर फ्लैश होने लगा कि मानव संसाधन मंत्री ने रोहित की आत्महत्या से जुड़ी तमाम परिस्थितियों और तथ्यों की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया है। यह आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। स्मृति ईरानी ने आज रोहित की मां और भाई से भी बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की परिवार से। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के साथ अब भेदभाव की घटनाएं न हो, उनके मुद्दों की ठीक मंच से सुनवाई हो सके, इसके लिए मंत्रालय ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत अकादमिक प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों को संवेदनशील बनाया जाएगा। सभी वार्डन, प्रशासनिक अधिकारी, रजिस्ट्रार के लिए इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक विशेष मॉड्यूल बनेगा। कमजोर छात्रों की शिकायतें लेने और कार्रवाई करने के लिए विशेष प्रकार का सिस्टम बनाया जाएगा। सभी वाइस चांसलर और वरिष्ठ प्रशासकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों से रिश्ता कैसे बनाएं, संवाद कैसे कायम करें। कैंपस में भेदभाव को लेकर जरा भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए एक विशेष चार्टर यानी घोषणा पत्र जल्दी ही जारी किया जाने वाला है। पहले भी अदालतों ने इस तरह के कदम उठाने के आदेश दिए, यूजीसी ने भी दिए, मगर ध्यान नहीं दिया गया। मंत्रालय के इन फैसलों से देश के सभी शिक्षण संस्थानों को कड़ा संदेश जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए 2013 में आदेश दिए थे कि छात्रों के खिलाफ निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई की अपील सुनने के लिए सभी विश्वविद्यालय में जिला जज को ombudsman बनाया जाए, मगर इसका ठीक से पालन नहीं हुआ। अब यह भी फैसला हुआ है कि देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT गांधीनगर के तैयार किए हुए एक मॉड्यूल को लागू किया जाएगा। इसे द पीयर ग्रुप असिस्टेड लर्निंग पाल कहते हैं। इसके तहत सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर सभी छात्रों को एक मेंटर मिलेगा, गुरु जैसा सीनियर मिलेगा। ये मेंटर न सिर्फ पढ़ाई में मदद करेंगे बल्कि संस्थानों के भीतर अन्य मामलों में भी सहयोग करेंगे। 2 नवंबर 2015 को हमारे अहमदाबाद सहयोगी रोहित भान ने एक स्टोरी की थी। रोहित ने बताया है कि द पीयर ग्रुप असिस्टेड लर्निंग पैल का मॉड्यूल 2012 में
प्रोफेसर कबीर जसूजा ने तैयार किया था। इसके तहत सभी विषयों के छात्रों को भावनात्मक और पढ़ाई के तनाव दबाव से मुकाबला करने के लिए सीनियर को मेंटर बनाया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले प्रोफेसर कबीर ने बताया कि दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों का चयन किया जाता है इसमें सीनियर के रूप में, ताकि वे प्रथम वर्ष के छात्रों की मदद कर सकें। इससे छात्रों का प्रदर्शन धीरे धीरे बेहतर भी होने लगा है। रोहित भान ने स्टोरी तब नवंबर में इसलिए की थी क्योंकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इस व्यवस्था को सभी आईआईटी के लिए लागू करने का फैसला किया था। इसी को अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। मेंटर बनने वाले सीनियर को आईआईटी गांधीनगर में प्रति घंटा 125 रुपए मिलता है। इसके कारण 22 छात्रों के लिए अब 20 सीनियर छात्र आगे आए हैं। आईआईटी दिल्ली के एक और टीचर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने सिस्टम की काफी तारीफ की। मानव संसाधन मंत्रालय ने 2 सदस्यों की एक जांच टीम हैदराबाद भेजी थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस घटना का असर देश के तमाम विश्वविद्यालयों में दिखना चाहिए, बल्कि एक जगह से दिखने की खबर भी आई है, वो भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। गुरुवार को अजमेर में राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 6 अन्य प्रोफेसरों के भी नाम हैं। इन सभी पर पीएचडी के छात्र उमेश जोनवाल ने आरोप लगाया था कि गाइड उल्लास यादव ने वीसी से मिलकर परेशान किया और विश्वविद्यालय से निकलवा दिया। पिछले अक्टूबर में जब जोनवाल ने शिकायत की तब पुलिस ने एफआईआर भी नहीं की। गुरुवार को कोर्ट के आदेश के बाद इसे दर्ज कर दिया गया है। जोनवाल को 15 दिन तक अनुपस्थित रहने के कारण विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। स्मृति ईरानी ने जो कदम उठाए हैं, क्या वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनमें राजनीतिक दखलंदाजी ना हो? कोई एमपी एबीवीपी की तरफ से ना लिखे और कोई एमपी एनएसयूआई की तरफ से ना लिखे। इस बीच हैदराबाद से खबर आई है कि विश्वविद्यालय ने रोहित वेमुला चक्रवर्ती के परिवार को 8 लाख रुपए देने का फैसला किया है। 8 लाख का ड्राफ्ट रोहित की मां को सौंप दिया जाएगा। अभी भी 7 छात्र भूख हड़ताल पर हैं। 10 छात्रों के संगठन ने मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है। इसमें एबीवीपी नहीं है। शुक्रवार को जनरल बॉडी मीटिंग भी हुई ताकि स्थिति सामान्य हो सके, लेकिन इस्तीफा देने वाले प्रोफेसरों और छात्रों ने विरोध किया, कहा कि वीसी का पहले इस्तीफा हो। रोहित वेमुला के सुसाइड नोट को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रोहित के सुसाइड नोट में कई जगहों पर काटा गया है। उस पर रोहित ने लिखा है कि यह लाइन उन्होंने खुद काटी है, फिर भी इनकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बताया कि जिन पंक्तियों को काटा गया है उससे जाहिर होता है कि रोहित जिन संगठनों के लिए काम करता था उन्हें लेकर भ्रमित था और उनसे कुछ मतभेद थे। सुसाइड नोट से ऐसा जाहिर होता है कि रोहित ने कहा है कि एएसए और एसएफआई अपने हित के लिए ही काम करती है। पुलिस यह भी जांच करेगी कि रोहित का पता लगाने में 6 घंटे क्यों लगे। बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कहा था कि कार्यकारी परिषद की उपसमिति के मुखिया दलित प्रोफेसर थे। उनके इस दावे को गलत बताते हुए 14 दलित व अन्य समुदाय के प्रोफेसरों ने अपने प्रशासनिक दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। इस मामले पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। हम आज कैंपस में छात्र राजनीति बल्कि उससे भी ज्यादा विचार विमर्श के घटते स्पेस पर बात करना चाहते हैं। अगर विश्वविद्यालयों में तमाम मुद्दों पर खुलकर बहस नहीं हो सकती तो कहां होगी? क्यों ऐसा होता है कि जेएनयू में रामदेव को नहीं आने दिया जाता है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सिद्धार्थ वरदराजन को इसलिए नहीं बोलने दिया जाता क्योंकि एबीवीपी को लगता है कि उनके विचार राष्ट्र विरोधी हैं। सिद्धार्थ वरदराजन रोजाना टीवी पर बीजेपी के नेताओं के बगल में बैठकर बहस करते नजर आते हैं। उनके लेख हर जगह छपते हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बोलने नहीं दिया वहां। उसी तरह से जेएनयू छात्र संघ ऐलान करता है कि रामदेव को अपने यहां नहीं आने देंगे। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हैं एआईएसएफ के। रामदेव तो दिन भर टीवी चैनलों और अपने योग शिविरों में भाषण देते हैं, लाखों लोग सुनते ही रहते हैं। उन्हें जेएनयू में क्यों नहीं सुना जा सकता? यह और बात है कि बाद में अन्य कारणों से रामदेव ने वहां जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका विरोध तो हुआ ही। हमने कुछ गूगल सर्च किया कि हाल फिलहाल में टकराव की क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो एक एक कर कई छात्र संगठनों के नाम निकलते गए जिनके नाम मारपीट की घटना में शामिल हैं और मार खाने में भी मारने में भी। आज ही 22 जनवरी को बेंगलुरु में एनएसयूआई के सदस्य एबीवीपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे, जिसके कारण दोनों के बीच झड़प हुई। आरोप है कि एबीवीपी के छात्र नेता पर हमला हुआ और दफ्तर के शीशे तोड़े गए। 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को केरल के त्रिचूर में श्री केरला वर्मा कॉलेज में एसएफआई और एबीवीपी के सदस्यों के बीच झड़प हुई। एसएफआई के छात्र बीफ फेस्टिवल का आयोजन कर रहे थे, जिसका एबीवीपी ने कैंपस में विरोध किया कि बीफ यहां खाना मना है। जमकर मारपीट हुई और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार के अनुसार एबीवीपी के सदस्यों को भी चोट लगी। पुलिस ने एबीवीपी के छात्रों की शिकायत के आधार पर एसएफआई के 12 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसएफआई के सदस्यों का आरोप था कि एबीवीपी के सदस्यों ने मारा और उन पर पाकिस्तानी होने के आरोप लगाए।
26 अगस्त 2015 की इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि दिल्ली के रामजस कॉलेज में एबीवीपी के सदस्यों ने एसएफआई के 2 सदस्यों को कथित रूप से पीट दिया। एसएफआई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का विरोध कर रहे थे उसके कार्यकर्ता। अखबार के अनुसार एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी ने माना है कि मारपीट तो हुई, लेकिन उनके संगठन के सदस्य ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं थे। केरल के कोट्टायम में गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में एबीवीपी और एसएफआई के सदस्यों के बीच मारपीट में 7 छात्र घायल हुए। एबीवीपी और एसएफआई के नेताओं को सरकारी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। ये कौन तय करेगा कि कौन सी बात राष्ट्र विरोधी है और किस मुद्दे पर हम आपको विचार करने, प्रकट करने की छूट देंगे और इस मुद्दे पर नहीं देंगे। अलग अलग विचारधाराएं अगर एक दूसरे से संघर्ष करते हुए संवाद नहीं कर सकती हैं, तो फिर उनकी आक्रामकता, दादागिरी क्यों ना मानी जाए, चाहे वो एसएफआई हो या एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के, और एबीवीपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं श्रीरंग कुलकर्णी जी। इस पर बात करने से पहले मैं आप दोनों की प्रतिक्रिया, कुलकर्णी जी, आपसे, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि रोहित की मौत के बारे में, क्या वो संपूर्ण प्रतिक्रिया है? क्या उन्हें कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए था ये तो उसका उनका डिस्क्रिप्शन है। मुझे लगता है उन्होंने, अगर यही बात मनमोहन सिंह कहे होते इतनी सी बात, तो आप कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त? उस कार्यक्रम में उन्होंने उसका जिक्र किया। आज तक मीडिया ये कह रहा था उनको कि प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने जो जिक्र किया, और जो मंत्रालय है उसने भी आज न्यायिक जांच के लिए आयोग की गठित किया, और न्यायिक जांच आगे होगी। जो जो करना चाहिए इस विषय में मंत्रालय जो है संबंधित वो देख रहा है। 5 दिन लग गए, क्योंकि अभी तक जब आपके ही नेताओं ने, सहयोगी दल के नेताओं ने मांग की कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए, लोक जनशक्ति हम तो डे 1 से यही कह रहे थे कि डे 1 से आप नहीं कह रहे थे। हम कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कहा कि पुलिस कैपेबल है, यूनिवर्सिटी कैपेबल है, पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने नहीं कहा। पहले दिन से ही ये लग रहा था, जो आज आपने दिखाया, और मैं तो आपका मतलब अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि पहली बार सुशील कुमार का पक्ष किसी मीडिया ने दिखाया, तो एनडीटीवी ने दिखाया नहीं, और लोगों ने दिखाया होगा। पहली बार आपने दिखाया, वहां लोकल मीडिया ने तो दिखाया, लेकिन आज जो उसका सुसाइड नोट बाहर आया है, व्हाट्सएप पे फैलवा दीजिएगा। एनडीटीवी के खिलाफ बहुत सारा व्हाट्सएप पे फैलाया जाता है। नहीं, एनडीटीवी का, इसीलिए मैं ऑन कैमरा आपका आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ। एक तो जिस प्रकार से उसकी सुसाइड नोट के साथ टैंपरिंग हुआ है, और जो अभी आपने दिखाया भी, अभी हुआ है कि नहीं हुआ ये कौन जानता, फोरेंसिक जांच है। हम कह रहे हैं उसके मेरे पास फोटोग्राफ्स है, आपने कुछ दिखाया भी, और जो उसने उसमें लिखा है उसका हिंदी वर्जन में सबके लिए यहाँ पढ़ना भी चाहूंगा। नहीं, अभी मैं उस पर रोकना चाहूंगा, वो ठीक है, वो बातों में आई है और उसका जिक्र मैंने कर दिया है। और इसमें सुसाइड नोट के आधार पर जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो हम यहाँ ये भी मांग करते हैं कि एएसए और एसएफआई का नाम उसमें था, और उस संगठन के कारण उसका मोहभंग हुआ था, स्पष्ट रूप से लिखा है। तो उन दोनों संगठनों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ऐसे हम मांग कर रहे हैं। ठीक है प्रधानमंत्री, इस पर मैं एबीवीपी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर आऊंगा, संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया है वो काफी देर से आई है और बहुत कम है। उसमें नाटकीयता काफी है, भावुकता है, लेकिन पुनः गए होंगे तो भावुक। ठीक है। पुनः जो असली बात है, यानी जाति, उसको भारती का, माँ भारती का पुत्र कहकर लुप्त कर देने का प्रयास है। यह प्रयास शुरू से हो रहा है कि आप सबको माँ भारती का लाल पुत्र कहें, और यह कहें कि हम दरअसल जाति की बात ही न करें। तो इस भाषण में भी जो मैंने अंश देखा अभी टेलीविजन पर, उसमें भी मुझे यही प्रयास दिखलाई पड़ रहा है, और यह प्रयास पिछले कई प्रयासों की संगति में है, जिसमें आप दरअसल उस व्यक्ति की पहचान को ही गायब कर देते हैं, जिससे यह पता न चले कि दरअसल उसकी मृत्यु, हत्या या आत्महत्या किस वजह से हुई थी। जब आप उसकी पहचान को लुप्त कर देते हैं, कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगी, वो कह रहे हैं, लेकिन मौत हुई है। लेकिन अगर आप राजनीति अपनी जगह पर हुई होगी का मतलब क्या? राजनीति की वजह से ही मौत हुई है। तो राजनीति को अप्रासंगिक बता देना और सिर्फ एक भावुक प्रतिक्रिया देना मौत पर पर्याप्त नहीं। ठीक है। अब मैं आता हूं एबीवीपी को लेके कि जब ये सारी बहस हो रही थी तो कई हलकों में मैंने देखा कि एबीवीपी आक्रामक हो गई है, एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो हर छात्र दल अपने अपने डेन में जहां वो मजबूत हैं वो उसी तरह से विरोध करते हैं जिस तरह से एबीवीपी वाले विरोध करते हैं। बिल्कुल ठीक है,
जैसे आप अगर बंगाल चले जाएंगे, बंगाल का जब वाम मोर्चे का शासन था, तो वहाँ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक तरह से शासन था और वो शासन चलता रहा। अब अगर आप बंगाल चले जाएंगे तो तृणमूल कांग्रेस का जो छात्र संगठन है वह उतना ही आक्रामक है और उसमें अब मार खाने वालों में एसएफआई शामिल है। तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विशेषाधिकार नहीं है। इस अधिकार का इस्तेमाल दूसरे छात्र संगठन भी करते रहे हैं। लेकिन जो खास बात दिखलाई पड़ती है वह यह कि परिसर में सिर्फ एक ही स्वर रहेगा, दूसरे स्वर को बोलने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर आक्रामकता और खासकर राष्ट्रवाद के नाम पर यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दिखलाई पड़ती है। मसलन अगर कोई बीफ उत्सव कर रहा है तो उस पर जाकर हमला कर देना कि वह उत्सव नहीं होगा, या अगर महिषासुर उत्सव हो रहा है तो ये कोई कर रहा है, एक विश्वविद्यालय का परिसर है, कर रहा है, आप उससे असहमत हैं, बिल्कुल आपको उसके विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि यह संभावना होनी चाहिए विश्वविद्यालय में कि अगर मुजफ्फरनगर बाकी है नाम की फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है तो वह प्रदर्शन हो, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उससे ऐतराज है तो वह उसके विरोध में प्रदर्शन करे, लेकिन वह उस प्रदर्शन को बाधित ना करे जैसे उसके विरोध प्रदर्शन को दूसरे लोग बाधित ना करें। यह आदर्श स्थिति है, ऐसा होना बहुत कठिन है, अपने आप को रोकना बहुत कठिन है। डीयू में हुआ, राम मंदिर पे चर्चा हो गई लेकिन बाहर लोग प्रदर्शन करते बाहर प्रदर्शन प्रशासन की मदद से लेकिन हुई चर्चा। वे गए नहीं अंदर उसको बाधित करने के लिए। मुझे लगता है ये जा रहे थे लेकिन रोका गया, लेकिन ठीक है, बाहर से प्रदर्शन हुआ। कितनी मजबूत चाक चौबंद सुरक्षा की गई थी, सबने देखा भी मीडिया में। वह एक बिल्कुल अलग प्रसंग है, उसको हम छोड़ दें क्योंकि उस पर बहस होगी तो बहुत बहस होगी, क्योंकि वह दरअसल कोई छात्र संगठन का कार्यक्रम नहीं था, हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर यदि रामदेव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाते और बोल लेते तो इससे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नींव नहीं हिल जाती। उसको लेकर कि हम रामदेव को बोलने नहीं देंगे, ये खासा गैर लोकतांत्रिक रवैया था जो ऑल इंडिया वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष ने अपनाया। एक सिंगल आउट कीजिए दर्शकों के लिए कि चूंकि एबीवीपी के संदर्भ में बहस हो रही है, कोई एक उदाहरण से कि क्यों आपको लगता है कि कोई विचार व्यक्त कर रहा है, प्रदर्शन तो एबीवीपी जब अगर राम पे चर्चा कर रही है तो एनएसवाई के लोग जा रहे हैं, दूसरे भी जा रहे हैं इसमें, या एबीवीपी ने अगर महिषासुर पे जो लोग उत्सव मनाते हैं कि वो महिषासुर को स्थापित करना चाहते हैं। मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो रावण की परंपरा के नाम बच्चे भी रखते हैं क्योंकि उनका अपना एक अलग तरह से सोच यहीं दिल्ली के बगल में है। ठीक है, तो क्यों, क्या अंतर है दोनों में? अंतर मुझे एक दिखलाई पड़ता है और उससे मुझे चिंता भी होती है, खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए, कि आप जब मारपीट पर उतर आते हैं, जैसे मैं खुद जब रिसर्च कर रहा था तो उसमें संगठनों के नाम दिखलाई पड़े, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अनुपात कहीं ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। और अगर आप इसको देखेंगे तो वो फुटप्रिंट पूरे भारत में फैला हुआ है। ये अखिल भारतीय जी, यहाँ हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ है और पहले जो रिपोर्ट देखी आपने उसमें विद्यार्थी परिषद के ही एक लोगों को मारा गया। आपके पास आएंगे तो इतनी जितनी शांति से इन्हें सुना उतनी शांति से आपसे सुनो। हाँ, एक दो लाइन और बस। उतना धीरज तुम लोग रख लेंगे, बात सुन लें। फिल्म प्रदर्शन हो रहा हो, कोई व्यक्ति भाषण दे रहा हो, कोई पाठ्यक्रम में कोई पाठ लगा हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शारीरिक आक्रमण, गाली गलौज, दूसरी तमाम चीजों पर उतर आता है, जो मुझे लगता है भद्र तरीका नहीं है। विरोध किया जाना चाहिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इतिहास विभाग में घुसकर अगर हमारे सहकर्मी की दाढ़ी खींच ली जाती है, उनको यह कहा जाता है कि आपकी कब्र यहीं बना देंगे, तो एक दहशत का वातावरण पैदा हो जाता है। और चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद के नाम पर यह करता है, ये तो तब उन्होंने किया था शायद जब यूपीए की सरकार थी। मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि राष्ट्रवाद के नाम पर यह किया जाता है तो सरकार कोई भी हो, सारे लोग अपने आप ही सुरक्षात्मक स्थिति में आ जाते हैं।